नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ बिंदुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 23 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो दोस्तों, उसकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। दोस्तों, आज का वीडियो और इसके बाद में दोस्तों एक सुबह मॉर्निंग में वीडियो लेके आऊँगा मैं धाराओं से संबंधित। दोस्तों, इसके बाद में जितना भी है, फिर दोस्तों इसके बाद में 2 वीडियो और बनाऊँगा। जो जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों का ओनली 2 ही वीडियो के अंदर रिवीजन करवाऊँगा। तो दोस्तों, उसका एक वीडियो आएगा कल शाम को 4 बजे, और दोस्तों दूसरा वीडियो आएगा शाम को 8 बजे। यानी उन 4 बजे और 8 बजे वाले दोनों वीडियो के अंदर जितना भी मैंने पढ़ाया है मॉडल पेपरों में, टोटल उसका रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों, उन दोनों वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई 10% या 5% बाहर जाता है तो वो अन्य की वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस धारा से और जो आज का वीडियो और आज कल मॉर्निंग में वीडियो आएगा, इन दोनों से और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक मोटर वाहन में यानी प्रत्येक मोटर वाहन में 2 स्वतंत्र व कारगर ब्रेक होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मोटर वाहन में 2 प्रकार के ब्रेक होते हैं स्वतंत्र कारगर ब्रेक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेक की किस्में देख लेते हैं कि यानी ब्रेक किस प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन सी किस्मों के होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, एक ब्रेक तो होता है मैकेनिकल ब्रेक। एक कौन सा होता है? मैकेनिकल ब्रेक। यानी दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ब्रेक की किस्में हैं, और दोस्तों उनमें से 3 अलग दे देंगे, और दोस्तों एक ब्रेक की किस्म दे देगा, या 3 ब्रेक की किस्म दे देंगे और एक अन्य नाम दे देगा। तो दोस्तों, उनमें से हमें इन नामों में से इनको दे के बताना है। और दोस्तों, दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। दूसरा क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक। और फ्रेंड्स, तीसरा है वैक्यूम असिस्टेंट ब्रेक। और चौथा है प्रेशर असिस्टेंट ब्रेक। और फ्रेंड्स, पांचवा है एयर प्रेशर ब्रेक। पांचवा क्या है? एयर प्रेशर ब्रेक। आगे देखते हैं फ्रेंड्स छठा। और फ्रेंड्स, इसका छठा है हाइड्रोलिक ड्रेस ब्रेक। क्या है? हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। यानी फ्रेंड्स, ब्रेक की ये 6 किस्में होती हैं। ब्रेक की 6 किस्में कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मैकेनिकल ब्रेक, एक होती है हाइड्रोलिक ब्रेक, एक होती है वैक्यूम असिस्ट ब्रेक, और एक होती है प्रेशर असिस्टेड ब्रेक, और एक होती है एयर प्रेशर ब्रेक, और एक होती है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। यानी ब्रेक की ये 6 किस्में होती है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं दोस्तों ब्रेक शू एडजस्ट की किस्मों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इसका एक है सेरेटेड व्हील, दूसरा है क्रैक टाइप, चौथा है वेज टाइप, और फ्रेंड्स चौथा है स्ने और कैम टाइप। यानी फ्रेंड्स, ये है जो ब्रेक शू की एडजस्ट की किस्में है। और फ्रेंड्स, ये 4 किस्में होती है इसकी। इसका एक है सेरेटेड व्हील, दूसरा है क्रैक टाइप, और तीसरा है वेज टाइप, और चौथा है स्नेल और क्रेम टाइप। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रेक शू लाइनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आमतौर पर ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जो ब्रेक शू लाइनिंग है इसको आमतौर पर ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स, ब्रेक लाइनिंग एस्बेस्टाइस की बनी रहती है, और इससे सख्त बनाने तथा शेप देने के लिए रबर या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तथा फिलर भी मिलाए जाते हैं। और दोस्तों, रबड़ और प्लास्टिक के साथ में इसमें फिलर भी मिलाया जाता है, ताकि इसमें अर्बेयन सिस्टम बना रहे, लर्निंग फेड ना हो, लर्निंग की घिसावट अनइवन ना हो, ब्रेक आवाज़ न पैदा करे, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनी रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ खींच जाने का कारण है। फ्रेंड्स, हम गाड़ी चला रहे हैं, और दोस्तों गाड़ी चलाते समय अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो दोस्तों कई बार क्या होता है, गाड़ी एक तरफ ज़्यादा खिंच जाती है। तो दोस्तों, उसका कारण देख लेते हैं।
दोस्तों ब्रेक लाइनिंग पर तेल या ग्रीस का आ जाना, यानी ब्रेक लाइनिंग है उसका तेल या उस पर ग्रीस आ जाने के कारण से भी गाड़ी एक तरफ ज़्यादा खींचती है। और दूसरा पॉइंट है इसका ब्रेक शू का ठीक प्रकार से एडजस्ट न होने के कारण से भी गाड़ी एक तरफ खींच जाती है। आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स ब्रेक प्लेट का लूज हो जाना है। फ्रेंड्स जो ब्रेक प्लेट है उसका लूज होने के कारण से भी गाड़ी एक तरफ खींची जाती है। और फ्रेंड्स लूज व्हील बियरिंग है, फ्रेंड्स लूज व्हील बियरिंग है उसका भी सही न होने या व्हील लूज होकर जाने से भी गाड़ी एक तरफ खींची जाती है। और फ्रेंड्स टायर में हवा का कम होना है, अगर फ्रेंड्स चारों एक तरफ के टायरों में हवा कम है तो भी गाड़ी ब्रेक लगाने पर एक तरफ खींची जाएगी। और फ्रेंड्स रोड स्प्रिंग का खराब होना, यानी रोड स्प्रिंग खराब है तो भी गाड़ी एक तरफ खिंचाव करेगी। और फ्रेंड्स अगर ब्रेक लाइनिंग का ठीक न होना है, अगर ब्रेक लाइनिंग ठीक नहीं है तो भी गाड़ी एक तरफ खिंचाव करेगी। और फ्रेंड्स ब्रेक ड्रम का घिस जाना या इसमें लाइन पड़ जाना भी गाड़ी को एक तरफ खींचता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रेक लगाते समय ब्रेकों का आवाज़ करने का कारण, यानी फ्रेंड्स हम ब्रेक लगाते हैं तो दोस्तों ब्रेक लगाने पर कई गाड़ियां हैं आवाज़ करती है। तो दोस्तों आवाज़ करने का कारण देखते हैं कि किस कारण से गाड़ी आवाज़ करती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ब्रेक प्लेट का मुड़ जाना, यानी दोस्तों अगर किसी गाड़ी की ब्रेक प्लेट है वो मुड़ जाती है या मुड़ जाने के कारण से गाड़ी ब्रेक लगाने पर आवाज़ करती है। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ब्रेक शू का मुड़ जाना या टेढ़ा हो जाने के कारण से भी ब्रेक आवाज़ करता है। और फ्रेंड्स लाइनिंग का गंदा हो जाने पर भी ब्रेक आवाज़ करता है। और फ्रेंड्स ब्रेक लाइनिंग की रिवेटों का ढीला हो जाने के कारण भी गाड़ी आवाज़ करती है। और फ्रेंड्स ब्रेक ड्रम का खराब हो जाने के कारण से भी ब्रेक लगाने पर गाड़ी आवाज़ करेगी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। एयर प्रेशर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में देख लेते हैं। इस सिस्टम में वैक्यूम की बजाय कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया गया है। यह सिस्टम आजकल टाटा गाड़ियों में लगा आ रहा है, यानी टाटा गाड़ियों में ही लगा आ रहा है। इस सिस्टम में ब्रेक रोड और मास्टर सिलेंडर की पुश रोड इस तरह से लगाई गई है कि यदि एयर प्रेशर सिस्टम में फेल भी हो जाए तो भी गाड़ी रोकी जा सकती है। यानी दोस्तों अगर ब्रेक किसी गाड़ी का ब्रेक फेल भी हो जाए उसके बाद में भी गाड़ी रोकी जा सकती है। आगे देखते हैं। एयर प्रेशर एसिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक के मुख्य भाग, यानी एयर प्रेशर असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक के मुख्य भाग देख लेते हैं दोस्तों। उसके मुख्य भाग 4 होते हैं। और दोस्तों 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है एयर कंप्रेसर, और दूसरा होता है एयर गवर्नर, तीसरा होता है बूस्टर, और चौथा होता है एयर टैंक। तो यानी फ्रेंड्स एयर प्रेशर के ये 4 प्रकार होते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, इन चारों की जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम क्या है इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। एयर प्रेशर सिस्टम के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। यानी दोस्तों एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम के जो मुख्य भाग है वो निम्न प्रकार से हैं। तो दोस्तों इसका पहला भाग है ब्रेक वॉल्व। ब्रेक वॉल्व के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ब्रेक वाल्व हमेशा पेडल के नीचे फिट किया जाता है। फ्रेंड जो ब्रेक वाल्व है वो हमेशा ही पेडल के नीचे फिट किया जाता है, और इसके प्लंजर के नीचे एक पिस्टन फिट किया जाता है। यानी दोस्तों इसका प्लंजर होता है उसी के नीचे एक पिस्टन भी फिट किया जाता है। अब फ्रेंड्स अनलोडर वाल्व के बारे में देख लेते हैं। अनलोडर वाल्व क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अनलोडर वाल्व जिसे आमतौर पर गवर्नर भी कहते हैं दोस्तों, अनलोडर वाल्व को साधारण भाषा के अंदर गवर्नर भी कहा जाता है। इसीलिए लगाया जाता है कि जब एयर टैंक के अंदर प्रेशर पूरा हो जाता है तब वह वाल्व और हवा को टैंक के अंदर दाखिल नहीं होने देता, जिससे कंप्रेशन भी लोड कम हो जाता है, कंप्रेसर का भी लोड कम हो जाता है। पर जैसे ही टैंक के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, जैसे ही टैंक के अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है और यह फिर कंप्रेसर से आई हुई हवा का एयर टैंक में प्रवेश कराना प्रारंभ कर देती है। यानी उस जो एयर टैंक है उसके अंदर हवा प्रवेश कराना प्रारंभ कर देता है।
अनलोड वाल्व कंप्रेसर और एयर टैंक के मध्य में लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं लाइनर फिल्टर, और फ्रेंड्स स्टॉप लाइट स्विच, और पांचवा है ब्रेक चैम्बर, छठा है स्लैग एडजस्टर, और सातवां है एयर कंप्रेसर, और आठवां है एयर टैंक। फ्रेंड्स इनको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन कोई ही भी क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ सकता है। दोस्तों ये मत देखिएगा ये क्वेश्चन हाल्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम हाई कोर्ट के एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे दोस्तों कोई पता नहीं है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। तो दोस्तों आपका क्या जाता है एक बार देखने में, आपको एक बार देखना है। अगर आपके एक बार देखने से एक नंबर आता है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दोस्तों आप एक नंबर लाने पर जो दोस्त हैं आपके, जो और कैंडिडेट हैं, उनसे काफ़ी आगे, मेरिट में काफ़ी आगे निकल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि दोस्तों जो आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, लेकिन दोस्तों आप लाइक करते ही नहीं हो। दोस्तों आप सभी को पता है हम इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आप एक लाइक कर दोगे तो एक लाइक करने में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन दोस्तों हमारा क्या आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर किया करो। चलो दोस्तों आगे हम डिस्क टाइप ब्रेक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों डिस्क टाइप ब्रेक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, यानी डिस्क टाइप ब्रेक के लाभ। यानी फ्रेंड्स जो डिस्क टाइप ब्रेक है उसके क्या क्या लाभ है इसके बारे में देख लेते हैं। यह साधारण है फ्रेंड, जो डिस्क टाइप ब्रेक है ये साधारण ब्रेक होता है और इसका लाभ भी सही होता है। साधारण होने के कारण इसमें पुर्जे कम लगते हैं, इसलिए यह सस्ती रहती है। फ्रेंड जो साधारण है, साधारण टाइप ब्रेक है, इसके अंदर पुर्जे कम लगते हैं, इसलिए सस्ती भी होती है। यह दूसरे ब्रेक सिस्टम की अपेक्षा ठंडी चलती है, यानी फ्रेंड्स दूसरे ब्रेक की अपेक्षा यह ठंडी चलती है क्योंकि इसकी ब्रेक डिस्क व्हील के बाहर लगी रहती है। इसकी जो ब्रेक है वो ब्रेक डिस्क व्हील के बाहर लगी हुई होती है, इस कारण ये ठंडी चलती है। नेक्स्ट है ब्रेक लाइनिंग या पेडल बदलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। फ्रेंड्स इसको जो साधारण ब्रेक है इसको ब्रेक लाइनिंग या पेडल बदलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, यानी समय ना के बराबर लगता है। आप जल्दी से इसको बदल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पिस्टन अपने आप ब्रेक फ्लूइड के प्रेशर से डिस्क को दबा लेता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्क ब्रेक की त्रुटियां देख लेते हैं। डिस्क ब्रेक है, इसकी त्रुटियां क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों गाड़ी को रोकने के लिए ज़्यादा पेडल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स जो डिस्क ब्रेक है इसको हम गाड़ी रोकने के लिए ज़्यादा पेडल दबाने की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेक पेडल जल्दी घिसते हैं, और दोस्तों डिस्क ब्रेक के जो ब्रेक पेडल है ये भी जल्दी घिसते हैं, तो इसको बार बार चेंज करना पड़ता है। और फ्रेंड्स पार्किंग ब्रेक का पहियों में लगाना बहुत कठिन है। और फ्रेंड्स जो पार्किंग ब्रेक है उनको पहियों में लगाना भी बहुत कठिन होता है। और फ्रेंड्स बाजार में कई प्रकार के ब्रेक टेस्टर मिलते हैं जो लगभग सभी डिस्क्रोमीटर के नियम पर काम करते हैं। एक प्रकार का ब्रेक टेस्टर जिसे टेपली ब्रेक मीटर कहते हैं। चलो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ब्रेक एफिशिएंसी। किसके बारे में देखते हैं? ब्रेक एफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। 100% एफिशिएंसी तो केवल कल्पना संबंधित एक ऐसी लिमिट है जो कभी भी नहीं मिल सकती। फिर भी ब्रेक टेस्ट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक एफिशिएंसी मिल सकते हैं, वही अच्छी मानी जाती है। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं ब्रेक एफिशिएंसी और ब्रेक की कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ब्रेक पेशियंस 30 जो प्योर ब्रेक यानी खराब ब्रेक्स है, और फ्रेंड्स 50 ठीक ब्रेक, जो 50 है वो ठीक ब्रेक है। और फ्रेंड्स 60 की एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अच्छी ब्रेक से। 60 का मतलब क्या होता है? अच्छी बैक से। और फ्रेंड्स जो 80 का मतलब क्या है? फ्रेंड्स 80 का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे ब्रेक। 80 का मतलब है कि बहुत ही अच्छे ब्रेक हैं। और फ्रेंड्स 100 का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स 100 का मतलब होता है कि कंपना संबंधी ब्रेक जो कभी भी नहीं मिलते हैं, यानी 100% कंपना संबंधी ब्रेक है जो कभी भी नहीं मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्लच के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्लच फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। फ्रेंड्स जो क्लच है वो फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, तो इसकी जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स।
राइडिंग ऑन क्लच, कुछ चालकों की आदत होती है कि वह अपना पाँव क्लच पेडल पर रख रहते हैं। यानी फ्रेंड्स कई चालकों या कई वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की आदत होती है कि वो अपना पाँव है जो क्लच के ऊपर रखे हुए रखते हैं, चाहे वह उसे दबाए नहीं। ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बुरी आदत है, चाहे उसको दबाए या चाहे ना दबाए, क्योंकि थोड़ा सा भी पाँव का प्रेशर रिलीज बियरिंग को फिक्सिंग के पास ले जाएगा और उन्हें प्रेशर करने की कोशिश करेगा, जिससे क्लच स्लिप करेगा, क्लच पैदा होगी, उससे उत्पन्न हुई हिट क्लच से का लाइफ को कम करेगा। यानी दोस्तों ये अगर हम क्लच पे पैर नहीं हटाते तो दोस्तों ये तीन समस्या हो सकती है। एक तो क्लच का स्लिप करेगा, दूसरा फिक्स पैदा होगी और उससे उत्पन्न हुई हिट क्लच से की लाइफ को कम करेगा। यानी ये तीन गलत चीज़ें हो सकती है। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, क्लच से दबाकर गाड़ी को खड़ा किया रखने, यानी हम गाड़ी को क्लच दबाकर हम खड़ा रखते हैं तो उससे हमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कई चालक लाल बत्ती पर या मोड़ काटते समय या गाड़ी को धीरे चलाने के लिए क्लच पर पाँव रख लेते हैं। यह उचित नहीं है, इससे भी क्लच की लाइफ कम हो जाएगी। दोस्तों हमें गाड़ी को क्लच दबा के खड़ी रखते हैं या क्लच दबा के धीरे धीरे चलाते हैं तो दोस्तों उससे भी गाड़ी जो क्लच है उसकी लाइफ कम हो जाती है। फ्रेंड्स क्लच के सामान्य दोष के बारे में देख लेते हैं कि क्लच के सामान्य दोष कौन कौन से होते हैं। क्लच का स्लिप होने का कारण, यानी क्लच का स्लिप होने का कारण देख लेते हैं। क्लच पेडल की एडजस्टमेंट ठीक न होना, यानी क्लच की एडजस्टमेंट है वो ठीक न होना, प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग या डायफ्राम का ढीला हो जाना, क्लच लाइनिंग का क्लच प्लेट से उतर जाना और फ्रेंड्स प्रेशर प्लेट का जाम हो जाना, क्लच लाइनिंग का घिस जाना और क्लच लिंकेजेज का फ्री न चलना, पलाई व्हील का प्रेशर प्लेट का अधिक घिस जाना। फ्रेंड्स ये है क्लच के सामान्य दोष। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्लच के चलते समय आवाज़ करने के कारण, यानी फ्रेंड्स हमें क्लच हम कार चला रहे हैं उस समय क्लच की आवाज़ आ रही है तो उसका कारण देख लेते हैं कि उसका क्या कारण है। तो दोस्तों चलो पहला पॉइंट देखते हैं। क्लच लाइनिंग पर तेल या ग्रीस का लग जाना, इस कारण से भी क्लच आवाज़ करती है। क्लच पेडल का ठीक प्रकार एडजस्ट न होने के कारण से भी क्लच आवाज़ करती है। क्लच रिलीज लीवर का बाल ज्वाइंट या पिन पर जाम हो जाने के कारण से भी क्लच आवाज़ करती है फ्रेंड्स। और प्रेशर प्लेट का टेढ़ा हो जाना या जाम हो जाने के कारण भी क्लच आवाज़ करती है। और फ्रेंड्स क्लच प्लेट का घिस जाने के कारण से भी क्लच चलते समय आवाज़ करती है। और फ्रेंड्स क्लच सॉफ्ट या प्लेट सप्लाईज का घिस जाने के कारण से भी क्लच से आवाज़ करती है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। गियर बॉक्स में यूनिवर्सल ज्वाइंट में या पियर एक्सल में ज़्यादा पले हो जाने के कारण से भी क्लच है जो आवाज़ करती है। रिलीज बियरिंग का घिस जाना, फ्रेंड्स रिलीज बियरिंग है उसको घिस जाने से भी आवाज़ आती है। और फ्रेंड्स क्लच प्लेट के हब का लूज हो जाना। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्लच के काम न करने के कारण, यानी क्लच किस किस कारण से काम नहीं करती है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। क्लच के स्पंगों का टूट जाना या क्लच प्लेट के फेसिंग का घिस जाना या क्लच प्लेट के अंदर लगे स्पंगों का या रबड़ के गुटकों का टूट जाने से भी क्लच काम नहीं कर पाती है। क्लच रिलीज फिक्स का ऊंचा नीचा होना, एडजस्टमेंट खराब हो जाना या फिक्स का घिस जाने के कारण से भी क्लच से काम नहीं करती है। प्रेशर प्लेट का टेढ़ा हो जाना या क्रैक हो जाने के कारण से भी क्लच काम नहीं करती है। चलो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। क्लच का वाइब्रेट करना है दोस्तों, क्लच वाइब्रेट किस कारण से करती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्लच सॉफ्ट का बेंड हो जाना, यानी दोस्तों जो क्लच सॉफ्ट है वो बेंड हो जाने के कारण से भी क्लच वाइब्रेट करती है। और फ्रेंड्स क्लच प्लेट का बेंड हो जाना, यानी अगर क्लच प्लेट है वो बेंड हो जाती है या मुड़ जाती है उस कारण से भी क्लच प्लेट है वाइब्रेट करती है। क्लच प्लेट के ऊपर तेल आदि आ जाना, यानी अगर क्लच प्लेट है उसके ऊपर तेल या ग्रीस वगैरह आ जाता है उस कारण से भी वाइब्रेट करती है। क्लच प्लेट के स्पंगों का कमज़ोर पड़ जाना,
प्रेशर प्लेट की फिंगर का ठीक एडजस्ट न होना, गियर बॉक्स का इंजन के साथ अलाइनमेंट न होना और इंजन या गियर फाउंडेशन का टूट जाने के कारण से भी क्लच वाइब्रेट करती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टीयरिंग व्हील के बारे में देख लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का सही तरीका है आपके हाथ क्वेटेड टू देयर या 10 to 2 पोजीशन में हो। चालक को चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील को लगातार पकड़े रहे, उसे कभी भी अनियंत्रित न छोड़े, कभी एक हाथ से गाड़ी न चलाए, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते समय कभी भी हाथों को क्रॉस न करे। और फ्रेंड्स स्टीयरिंग बॉक्स की किस्में देख लेते हैं कि स्टीयरिंग बॉक्स की किस्में कौन कौन सी होती है। फ्रेंड्स स्टीयरिंग बॉक्स की एक किस्म होती है वर्म और सेक्टर और दूसरी होती है वर्म और रोलर। और फ्रेंड्स तीसरी किस्म कौन सी होती है। फ्रेंड्स इसकी तीसरी किस्म होती है वर्म और नट और चौथी किस्म होती है वर्म और वर्म व्हील टाइप। और फ्रेंड्स पांचवी किस्म होती है वर्म और नट विद रिस्कुलेटिंग वाल टाइप और छठी किस्म होती है कैम और लीवर टाइप। और फ्रेंड्स सातवीं किस्म होती है रेक और पिनियन टाइप। अब फ्रेंड्स स्टीयरिंग जियोमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स स्टीयरिंग जियोमेट्रिक को फ्रंट व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इसके बारे में हॉर्न। फ्रेंड्स हॉर्न के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक मोटर वाहन में हॉर्न अनिवार्य होता है। दोस्तों प्रत्येक मोटर वाहन के अंदर हॉर्न अनिवार्य होता है। हॉर्न के उद्देश्य ध्वनि के माध्यम से वाहन के स्थान या आगमन की पर्याप्त चेतावनी देना। हॉर्न का उपयोग केवल जहां आवश्यक हो वहीं करना चाहिए, यानी हॉर्न का उपयोग जहां आवश्यक हो वहीं हॉर्न का उपयोग करना चाहिए। मल्टी टोन्स हॉर्न यानी हॉर्न जो अनेक प्रकार की ध्वनियां या अपेक्षाकृत तीखी, कठोर या चेतावनीपरक आवाज़ निकालता हो, केवल आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस वाहन या पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा अधिकृत वाहनों पर ही लगाया जा सकता है, यानी हर वाहन पर नहीं लगाया जा सकता। पर्यावरण संबंधी नियम हॉर्न के उपयोग पर भी लागू होते हैं। पर्यावरण संबंधी जो नियम है वो हॉर्न पे भी उपयोग पर भी लगाए जा सकते हैं। वाहन की समस्या पर सर्विस करवाइए। फ्रेंड्स जो वाहन है उनकी क्या क्या समस्या है और क्या क्या उसकी सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। यानी वाहन की समय पर सर्विस करें, यानी वाहन की समय समय पर सर्विस करवानी चाहिए। अनावश्यक रूप से लगातार हॉर्न न बजाए, यानी अनावश्यक रूप से हमें लगातार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और मौन क्षेत्रों में हॉर्न नहीं बजाए, यानी दोस्तों अगर कोई मौन क्षेत्र है जहां हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है वहां पे हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। साइलेंसर के अलावा निकास गैस निकालने के लिए किसी कट आउट का प्रयोग ना करें। कठोर, तीखी, जोरदार या चेतावनीपरक आवाज़ निकालने वाले हॉर्न न लगाएं। तीखी आवाज़ या चेतावनीपरक आवाज़ निकालने वाले हॉर्न ना लगाएं। ऐसे वाहन न चलाएं जो चलते समय अनुचित शोर करता है, यानी ऐसे वाहन कभी भी नहीं चलाने चाहिए जिनको चलाते समय अनुचित शोर करता हो। ऐसा वाहन ना चलाएं जिसका साइलेंसर पटाखे जैसी आवाज़ करे, यानी दोस्तों ऐसा भी वाहन नहीं चलाना चाहिए जिनको चलाते समय उनका साइलेंसर पटाखे की आवाज़ करे। अब फ्रेंड्स साइलेंसर के बारे में देख लेते हैं कि साइलेंसर प्लेट। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लाइसेंस प्लेट, या लाइसेंस प्लेट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पंजीकरण चिन्ह, लाइसेंस या नंबर प्लेट सभी मोटर वाहनों के सामने व पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नंबर प्लेट पर सफ़ेद बल्ब या रियर लैंप का पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए। फ्रेंड्स लाइसेंस प्लेट यानी दोस्तों जो प्लेट वाहन है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ प्लेट होती है और उसके अंदर सफ़ेद नंबर प्लेट पर सफ़ेद बल्ब जरूर लगाना चाहिए जिससे कि प्रकाश पड़ सके। और फ्रेंड्स नंबर प्लेट पर अक्सर अंग्रेजी में अंक अरबी में होने चाहिए। फ्रेंड्स अंग्रेजी के अंदर ही अंक लिखे हुए होते हैं। उदाहरण के हिसाब से जैसे PB 22A 3333 नंबर प्लेट पर देवनागरी अथवा किसी अन्य लिपि का प्रयोग नहीं है। यानी दोस्तों इसी भाषा के अंदर नंबर प्लेट पर नंबर लिखे हुए होने चाहिए, उसके अलावा किसी भी भाषा के अंदर नंबर नहीं लिखे हुए होना चाहिए। अगर दोस्तों इसके अलावा भाषा के अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं तो दोस्तों वह वर्जित है, उसका चालान हो सकता है। परिवहन वाहनों में नंबर प्लेट पर नंबर पीली पृष्ठभूमि पर या काले रंग से लिखे होने चाहिए तथा अन्य समस्त वाहनों में नंबर सफ़ेद
पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखे होने चाहिए। लाइसेंस प्लेट पर पंजीकरण संख्या के अलावा अन्य कुछ भी लिखित अथवा चित्रित नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो प्लेट है उसके ऊपर नंबरों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। लाइसेंस प्लेट पर अक्षरों और अंकों के आकार के निम्न न्यूनतम मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हम टायर की बनावट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टायर की बनावट है टेड का होता है, यह रबर की मोटी परत होती है जो टायर के ऊपर भाग को घेरे रहती है। फ्रेंड्स, ये जो टेड है ये रबर की मोटी परत होती है जो टायर के ऊपरी भाग को घेरी रहती है। और फ्रेंड्स, ब्रेकर के बारे में देख लेते हैं। ब्रेकर नायलॉन या रेल यान के धागे से बने रहते हैं और यह गाड़ी का बोझ ठीक तरह से सारे टायर पर बांटते हैं। खुशान के बारे में देख लेते हैं। यह एक नरम रबर जो गर्मी को सहन कर सके का बना होता है और सड़क के झटकों को सहन करता है और प्लाइज और ब्रेक को भी जोड़े रखता है। और फ्रेंड्स, कार्ड प्लाइजर इसके बारे में, यह नायलॉन या रेयान के धागे से निर्मित होती है और ट्यूब पर बोझ आने के कारण जो प्रेशर बनता है उसे संभाले रखता है। गाड़ी के रोड शॉक्स और उस पर लदे हुए बोझ को सहन करते हैं। और फ्रेंड्स, बीट्स के बारे में देख लेते हैं। यह टायर का वह भाग है जो रिम को पकड़े रखता है, जिससे अंदर कई स्टील की तारें लगी रहती हैं। फ्रेंड्स, ये वह चीज़ है जो रिम होती है उसको अंदर से पकड़ा हुआ रहता है और इसके अंदर स्टील की तारें लगी हुई होती है। और फ्रेंड्स, टायर की साइजें देख लेते हैं। प्रत्येक टायर की बाहरी और टायर की साइज लिखा होता है। टायर के बाहर की और टायर का साइज लिखा हुआ होता है। यदि एक टायर पर 8.25 20 10 PR अंकित हो तो इसका तात्पर्य है कि टायर शोल्डर से शोल्डर तक 8.25 इंच चौड़ा है अथवा मोटा है। बीड तक यह टायर 20 इंच और 10 PR का अर्थ है कि 10 प्लाई रेटिंग, अर्थात इस टायर के अंदर 10 प्लाई लगी हुई है। अब फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। प्लाई रेटिंग जितनी अधिक होगी टायर के बोझ ढोने की क्षमता भी उतनी ही होगी। यानी दोस्तों, प्लाई रेटिंग जितनी होगी उतनी ही टायर की बोझ ढोने की क्षमता अधिक होगी। प्लाई रेटिंग बढ़ जाने पर टायर हार्ड हो जाएगा और रोड शॉक्स के एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। टायर निर्मित गाड़ी सड़क और बोझ के हिसाब से ही प्लाई रेटिंग निर्धारित करते हैं। जिस टायर के ऊपर 4 PM लिखा गया है उसमें 4 प्लाई हो, उसमें 2 भी हो सकती है, लेकिन उसकी बोझ ढोने की क्षमता 4 प्लाई के बराबर ही होगी। फ्रेंड्स, टायर की किस्में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, टायर की किस्में हैं, वर्तमान में 3 प्रकार की टायर की किस्में हैं। उनमें से एक है हाई प्रेशर, दूसरा है लो प्रेशर और तीसरा है एक्स्ट्रा लो प्रेशर। टायर की ये 3 किस्में होती है। अब फ्रेंड्स, हम दोस्तों पहले चालान या जुर्माना, या दोस्तों जो पहले कौन सी धारा के अंतर्गत पहले जो जुर्माना था वो कितना था और अब जुर्माना कितना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सामान्य अपराध 177 धारा 177 का दोस्तों पहले चालान था 100 रुपये का और अब चालान हो गया है 500 रुपये का। और दोस्तों रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन धारा 177(1) के अंतर्गत दोस्तों पहले चालान था 100 रुपये का और अब चालान कर दिया गया है 500 रुपये का। और फ्रेंड्स, जो अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना धारा 179 के अंतर्गत आता है। पहले उसकी जुर्माना था 500 का और दोस्तों अब जुर्माना हो गया है 2000 रुपये का। और फ्रेंड्स, अनधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना, यानी दोस्तों बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना धारा 180 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों पहले इसका जुर्माना 1000 रुपये का था और दोस्तों अब इसका जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग धारा 182 के अंतर्गत आता है और दोस्तों उसका पहले जुर्माना 500 रुपये था और अब जुर्माना 10,000 रुपये कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना धारा 181 के अंतर्गत आता है और फ्रेंड्स इसका पहले जुर्माना 500 रुपये का था और अब जुर्माना 5000 रुपये का हो गया है। और दोस्तों ओवर साइज वाहन
82B के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसका पहले किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगता था, कोई चालान नहीं होता था, लेकिन दोस्तों अब इसका चालान 5,000 रुपये का होने प्रारंभ हो गया है। और फ्रेंड्स ओवर स्पीडिंग है वो धारा 183 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों वह पहले 400 रुपये का चालान होता था और दोस्तों अब 1,000 रुपये का चालान होना प्रारंभ हो गया है। और फ्रेंड्स खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना धारा 184 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसका पहले चालान 1,000 रुपये था और अब इसका चालान 5,000 रुपये हो गया है। और फ्रेंड्स शराब पीकर गाड़ी चलाना धारा 185 के अंतर्गत आता है और उसका पहले चालान 2,000 रुपये था और अब उसका चालान है 10,000 रुपये। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना धारा 189 के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स इसका पहले चालान 500 रुपये का था और अब फ्रेंड्स उसका चालान 5,000 रुपये का हो गया है। और फ्रेंड्स ओवरलोडिंग है दोस्तों, ओवरलोडिंग धारा 194 के अंतर्गत आता है और उसका दोस्तों 2,000 रुपये और 10,000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त चालान था पहले, लेकिन दोस्तों अब उसका 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति टन अधिक जुर्माना या चालान हो गया है। और फ्रेंड्स सीट बेल्ट न लगाना धारा 194B के अंतर्गत आता है और दोस्तों उसका पहले का चालान था 100 रुपये और दोस्तों अब चालान हो गया है 1,000 रुपये का। और दोस्तों बिना परमिट के गाड़ी चलाना धारा 192A के अंतर्गत आता है और दोस्तों इसका पहले चालान 5,000 का था और दोस्तों इसका अब चालान है 10,000 का। आगे देख लेते हैं दोस्तों। साइलेंसर कंडीशन का उल्लंघन धारा 193 के अंतर्गत आता है और दोस्तों पहले कुछ भी चालान नहीं था और दोस्तों अब इसका चालान कर दिया गया है 25,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक। और फ्रेंड पैसेंजर की ओवरलोडिंग धारा 194 के अंतर्गत आता है और दोस्तों पहले कोई भी चालान नहीं था किसी भी प्रकार का, लेकिन दोस्तों अब इसका चालान 1,000 रुपये का कर दिया गया है प्रति पैसेंजर, यानी एक पैसेंजर के 1,000 रुपये। 2 पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग पहले चालान 100 रुपये का था और दोस्तों अब उसका चालान 2,000 रुपये या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर देना इसका कर दिया गया है। और फ्रेंड्स हेलमेट न पहनने का पहले 100 रुपये का चालान था और दोस्तों अब 1,000 रुपये का चालान या 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर देना। और फ्रेंड्स इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर धारा 194E के अंतर्गत पहले कोई भी चालान नहीं था, लेकिन अब उसका 10,000 का चालान कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर धारा 196 के अंतर्गत आता है और दोस्तों पहले इसका जुर्माना 1,000 रुपये का था और दोस्तों अब इसका 2,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है। और दोस्तों दस्तावेज को लगाने की अधिकारियों की शक्ति है धारा 206 के अंतर्गत। दोस्तों पहले कोई भी इसका जुर्माना नहीं था, लेकिन दोस्तों अब इसका 183, 184 और 185, 89, 90, 194C, 194D और 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। अधिकारियों को लागू करने से किए गए अपराध 210B, यानी दोस्तों अधिकारियों को लागू करने से किए गए अपराध 210B में पहले कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चालान नहीं था, लेकिन दोस्तों अब संबंधित अनुभाग के तहत 2 बार जुर्माना लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये थी आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे हमने बात की थी। और दोस्तों जो मॉर्निंग के अंदर वीडियो आएगा वो दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, धाराओं से संबंधित वीडियो आएगा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि धाराओं से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य ही 100% पूछे जाएंगे, तो दोस्तों वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। दोस्तों आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।